स्टार्ट करते हैं। So we are continuing molecular basis of inheritance only, and अभी हमारा ना ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ये वाले कुछ टॉपिक है ना, यही चल रहा है अभी। सो मे बी आज ट्रांसक्रिप्शन लास्ट होगा। अभी आज हम ट्रांसक्रिप्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो जो पढ़ा था कि बेसिकली 3 फेजेस में होता है। आरएनए पॉलीमरेज से ये होता है, 3 फेजेस में होता है ना, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, फिर हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, लाइक इनिशिएशन फैक्टर इज देयर, टर्मिनेशन फैक्टर इज देयर। सो यहाँ तक का सबको कंसेप्ट आई थिंक क्लियर था। कल कल आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ही टेस्ट है, तो उसका तो अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कंटिन्यू कर लिया है, काफी पढ़ लिया है। तो इसीलिए आज अपन टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो चलो नाउ, अब ना आपने देखा होगा कि अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में ना क्रिस्टल क्लियर चैप्टर, ओके ओके ओके। सो ट्रांसक्रिप्शन में हमने ये देख लिया था कि देखो इलोंगेशन हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है। इनिशिएशन फैक्टर था, टर्मिनेशन फैक्टर था, अपन ने यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, राइट। तो अब ना देखो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए की वो आरएनए में कॉपी हो रही है, राइट। तो अगर आरएनए में कॉपी हो रही है तो अपन एमआरएनए के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब अगर ये जो चीजें आती है, अब ये हर किसी के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। लाइक अभी तक हम बैक्टीरिया में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी हम इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक यूकैरियोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इफ यू आर लुकिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूकैरियोट्स, नहीं बैक्टीरिया, तो यार बैक्टीरिया तो बहुत सिंपल छोटू सादा सा आदमी है, उसको ज्यादा कोई डिमांड नहीं है जिंदगी से, ठीक है। अब ठहरे यूकैरियोट्स, उनको ना जिंदगी से बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उनके नाटक बहुत ज्यादा है, तो वो उतना ही ना चीजों को कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं इन बैक्टीरिया, राइट, इन बैक्टीरिया। सो व्हाट इज हैपनिंग इन बैक्टीरिया, एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। यार इसकी प्रोसेसिंग की ना जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया में ना जो जैसा है वैसे ही पड़े रहने दो, बैक्टीरिया की ज्यादा डिमांड नहीं है, उसकी जो एमआरएनए है उसको है ना प्रोसेसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन आता है, तो उसको कोई सीधा सादा सा इंसान है तो उसको ज्यादा कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों क्या एक साथ ही हो जाता है इसका। जैसे हम यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन अलग पढ़ेंगे, देन ट्रांसलेशन अलग। ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। सो यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, राइट। अब क्या होगा, अगर सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है तो ये कपल्ड हो जाती है रिएक्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड हो जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखना है कि कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, सीधा साधा इंसान है बैक्टीरिया, बहुत सॉर्टेड है, अपनी तरह नहीं है। तो दैट्स इट, बैक्टीरिया को ज्यादा ध्यान में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ द थिंग इज यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, यूकैरियोट्स में ना काफी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो वो अपनी तरह ना थोड़ा ड्रामेटिक है, उसके ना बहुत सारे डिमांड्स हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या क्या है हम वो देखने वाले हैं। तो यूकैरियोट्स में ना 2 कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, याद रखना कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, 2। अब है ना पहली कॉम्प्लेक्सिटी जो हम देखने वाले हैं वो, कि देखो बैक्टीरिया तो सीधा साधा है, वो तो अगर एक कोई एंजाइम आ गया जैसे आरएनए पॉलीमरेज आ गया तो वो उससे भी काम चला लेगा। पर यूकैरियोट्स बोलते हैं नहीं, हमारा एक से तो काम चलता नहीं है, हमें एक नहीं कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए है। कितने पॉलीमरेज चाहिए, एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, इन न्यूक्लियस।
एक आरएनए पॉलीमरेज ऑलरेडी था ऑर्गेनेली में, हम जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो तो है ही। उसके अलावा यूकेरियोट्स में 3 और चाहिए होता है, राइट? क्लियर है सबको? इन एडिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेली। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? से यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ना। कभी कभार आप लोग एकदम ऐसे शांत बैठ जाते हो तो मुझे लगता है यार मेरे नेट में तो दिक्कत नहीं आ गई। ठीक है, तो ना अब देखो, 3 है, क्या मैंने बोला? 3 आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है। पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड इज आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, third is RNA polymerase third. Is it clear? 3 polymerase are there, 1, 2 and 3. So ना अब सबका ना काम अलग अलग है, ऐसा नहीं 3 अलग जने हैं। तो मैम फर्स्ट लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड क्या लिखा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, नाजिया। ठीक है, हाँ राइट ज़ोबिया, ठीक है। तो देखो अब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? इट विल ट्रांसक्राइब आरएनए। जो आरएनए होगा ना, उसका जो ट्रांसक्रिप्शन का काम है वो कौन कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन का काम कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर सब यूनिट्स देखी जाए तो वो कौन कौन सी आ जाती है आरएनए में? जिसे अपन पढ़ते हैं ना राइबोसोमल आरएनए, तो उसकी 2 सब यूनिट होती है, एक बिगर और एक स्मॉलर। तो वो अभी आएगी आगे जाके, है ना, 5.8s। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का काम ये रहा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम क्या है? ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए और एचएनआरएनए। एचएनआरए क्या होता है? हीट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है? आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है? एमआरएनए को और एचएनआरए को। ना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है इंसान डायरेक्टली ना, नीट में क्वेश्चन पूछे जाता है लाइक विच पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड, एचएनआरए को ट्रांसक्राइब कौन करेगा? आपसे पूछे जाए सेकंड या फर्स्ट, तो आपको उस अकॉर्डिंग है ना याद रखना है। नाउ द थिंग इज आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है? ये देखो, ये ट्रांसक्राइब कर रहा है टीआरएनए को। कर तीनों ट्रांसक्राइब रहे हैं, कर तीनों ट्रांसक्रिप्शन रहे हैं, पर तीनों अलग अलग आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? एसएनआरएनए, एसएनआरएनए क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। समीर भाई आइए, आपका इंतजार था। समीर आ गया? ओ हो समीर समीर समीर, करते हैं आपसे भी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्लियर है। पहली कॉम्प्लेक्सिटी कि 3 आरएनए चाहिए होते हैं और तीनों आरएनए का है ना जो पॉलीमरेज है, इन तीनों का फंक्शन अपन को क्लियर है। नाउ द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो क्या आ रही है? ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बताया था कि एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, जिस बात पे समीर गुस्सा होके बैठ गया था अंजलि से, क्योंकि अंजलि ने उसको घर से बाहर निकाला था। याद है क्यों? कि जैसे एक्सॉन को इंट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, एक्सॉन इंट्रॉन साथ में नहीं रह सकते, तो मेच्योर में सिर्फ एक ही रह जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। देखो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन both exon and intron and non-functional। ठीक है, अभी क्या है? अभी समीर और
अंजलि साथ रह रहे थे, ये देखो अंजलि और समीर दोनों साथ रह रहे थे, ठीक है। तो अब ना इनको साथ नहीं रहना था क्योंकि समीर थोड़ी शैतानी करता था, कल ही मैंने आपको बता दिया था, और लाइक अंजलि इज लाइक कि थोड़ा डिसेंट बच्ची है, उसको बिल्कुल शांति वाला माहौल चाहिए। तो इसीलिए इनका क्या गया स्प्लाइसिंग की गई। क्या किया गया, इनको तोड़ा गया, काटा गया, लाइक स्प्लाइसिंग की गई। तो स्प्लाइसिंग में क्या किया गया, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड and axons are joined in different order, ठीक है। जो इंट्रॉन थे यानी समीर थी, उनको बाहर निकाला, लाइक ये सीक्वेंस थी, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन। तो ये जो इंट्रॉन है, देखो ये जो इंट्रॉन है, इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, और इनको साथ में जोड़ते गए, ठीक है। तो समीर को बाहर निकाल दिया गया और जो अंजलि है उसने अपनी सीक्वेंस बना ली, क्लियर है। तो इससे बन गया HNRNA। क्या बन गया, HNRNA। फिर उसकी की गई कैपिंग। क्या की गई, कैपिंग। पहले क्या हुआ है, स्प्लाइसिंग। ध्यान रखना सीक्वेंस कि पहले की गई है स्प्लाइसिंग, पहले किया गया है समीर और अंजलि को अलग, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज, जब वो हो गए हैं अलग, एक सीक्वेंस बन गई है। अंजलि ने जो चाहती थी सीक्वेंस की सिर्फ मैं ही रहूं, वो सीक्वेंस आ चुकी है, उस सीक्वेंस को कहा गया है HNRNA। तो अब इस सीक्वेंस की कैपिंग की जाएगी, ठीक है। तो कैपिंग में बेसिकली हो क्या रहा है वो अब देखते हैं। तो कैपिंग में होगा अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। कौन से न्यूक्लियोटाइड, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to fifth end of HNRNA. Now look at here, ये रहा हमारा HNRNA। क्या है, HNRNA। ये अंजलि की सीक्वेंस थी जो अंजलि चाहती थी, जिसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं थे, यानी इसके अंदर समीर नहीं है। तो अब क्या चीज हो रही है, देखो मैम समीर अंजलि ने डाइवोर्स दे दिया, हाँ। अरे अरे समीर बोल रहा है प्रिया थी मेरी, तो नहीं नहीं, अरे नहीं, अभी समीर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी प्रिया कभी अंजलि, इसका यही चल रहा है। देखो अभी क्या हो रहा है कि अब ना क्या हो चुका है, यार तुम मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। देखो स्प्लाइसिंग हो चुकी है, समीर और अंजलि अलग हो चुके हैं। अब हमारी बात आ रही है कैपिंग की। तो कैपिंग के लिए यहाँ पे HNRA का ये फिफ्थ एंड है और ये थर्ड एंड है। तो कैपिंग में क्या करेंगे, देखो कैपिंग में क्या करेंगे, फिफ्थ एंड पे ना क्या ऐड कर देंगे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या ऐड करेंगे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब कैपिंग तो हो चुकी है, कैपिंग के बाद जो काम है वो है टेलिंग। क्या है, टेलिंग। दिस इज द थर्ड स्टेप। तो टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो कि अबाउट होते हैं 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड टू थर्ड एंड in template independent manner। ठीक है। अब देखो कैपिंग में फिफ्थ एंड पे जोड़ा गया, टेलिंग में थर्ड एंड पे एडिनाइल रेसिड्यूज ऐड किए जाएंगे जो कि अबाउट होते हैं 200 से 300। अब टेलिंग हो चुकी है, स्प्लाइसिंग हो चुकी है, कैपिंग हो चुकी है, टेलिंग हो चुकी है, यानी फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA हमारे पास बन चुका है। फुली प्रोसेस HNRA बन चुका है। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब HNRNA मेच्योर हो चुका है, रेडी हो चुका है, तो वो अब क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा और इसका अब ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ये सबको क्लियर है। चलो ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। तो अब हम देख चुके हैं सारा प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे, देखो ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, HNRNA तक बनाना था,
आरएनए बनाना था, डीएनए से कॉपी करनी थी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारा जो आरएनए है वो भी मेच्योर वाला बन चुका है, जिसके अंदर ना सारे सिर्फ एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स को बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। तो नाउ द थिंग इज कि अब ये जो इंफॉर्मेशन है, देखो अब हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन से पहले कुछ चीजें करना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, पर ट्रांसलेशन से पहले कुछ चीजें करना जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, लाइक ए के अपोजिट यू आता है, जी के अपोजिट सी आता है, ग्वाइनिन के सामने ये आएगा, एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, यूरेसिल आएगा अगर आरएनए है तो, है ना। ये सारी अपन ने चीजें थी, कॉम्प्लीमेंट्री रूल, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल किसके लिए, हर किसी के लिए तो है नहीं, बेस पेयर के लिए हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो पर अगर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के लिए देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री रूल, तो बेचारे अमीनो एसिड क्या करेंगे। हम अमीनो, देखो ये तो अपन को पता है, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना है ट्रांसलेशन में, तो अमीनो एसिड एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। एक अमीनो एसिड है, उसका सीक्वेंस है ए, तो सामने वाले को कैसे पहचानेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री रूल है ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ सके और एक दूसरे को पहचान सके, उसके लिए किया गया जेनेटिक कोडिंग। क्या किया गया, जेनेटिक कोडिंग। ठीक है, तो अब जेनेटिक कोड देखो क्या होता है। देखो बिफोर ट्रांसलेशन, ट्रांसफर ऑफ genetic information from polymer of nucleotides to synthesize polymer of amino acid। क्लियर है सबको। तो अब ये जो जेनेटिक कोड था, ये पता करना ना बहुत मुश्किल था। तो एक बहुत कोई अच्छे से साइंटिस्ट आए, उनका नाम था जॉर्ज गेमाओ। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि अगर चार बेसिस, हमने चार बेसिस के बारे में पढ़ ही लिया है, लाइक एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। ठीक है, मैंने पांच बताया, पर मैंने आपको बोला थाइमिन और यूरेसिल में हमेशा एक ही रहता है, तो चार बेस पेयर होते हैं। तो चार बेस पेयर है, तो अगर चारों बेस पेयर इफ दे कोड, और अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20। ये तो हमने पढ़ाई है केमिस्ट्री में भी कि 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो हर अमीनो एसिड के लिए हमें चार बेस पेयर के अकॉर्डिंग कोडिंग चाहिए। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। द कोड कंस्टिट्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ये जो चार बेसिस है, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, जिसमें से थाइमिन और यूरेसिल में से हमेशा एक ही रहता है, तो इसलिए चार होता है, 1 2 3 4। तो इनका ना कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ बनेगा इनको कोड करने के लिए, 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। ठीक है, तो अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, तो देखो, इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड, कोड स्ट्रैंड be made up of 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो कोड स्ट्रैंड है वो कितने की होनी चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स जो मैंने आपको बताया था ना पूरा ऐसे करके जो बनता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होनी चाहिए तब बनेगा। तो ये तो बहुत मतलब बड़ी बात हो गई थी, तो कैसे कर दिया जाए, कैसे क्या होगा, तो उसके बेसिस पे ये आया। और ये बहुत बड़ी बात थी, ये हजम नहीं हो रही थी। तो क्या किया गया, बिकॉज क्यों नहीं हो रही थी हजम, क्योंकि आप देखो, मैं आपको थ्योरेटिकली मैथमेटिकली बताती हूँ, अगर चार बेस पेयर है और तीन तीन का अगर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो कितना बन जाएगा ये, 64 कोडोन। कितने बन जाएंगे, 64 कोडोन। और हमें तो सिर्फ 20 ही चाहिए ना यार, हमें तो सिर्फ 20 चाहिए, और बन कितने रहे हैं, 64। तो ये तो जनरेटिंग more codon than required।
इतने कोडॉन तो हमें चाहिए नहीं, इतने कोड्स तो हमें चाहिए नहीं, हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं। ये बोल रहा है 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए 4 बेस पेयर के लिए। तो अगर हम इसको इसका क्यूब करते हैं, 4⁻³ करते हैं, तो 64 कोडॉन बन रहे हैं। 64 कोडॉन हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ 20 बेस पेयर्स के 20 अमीनो एसिड्स के लिए चाहिए। तो ये ज्यादा हो गए। तो ये चीज ना समझ नहीं आई थी, तो उसके हिसाब से मतलब पूरा एक वो बन गया था ऐसे करके एक बॉक्स, जो आपकी एनसीईआरटी में फटाफट खोलोगे तो ऐसे करके दे रखा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, फिर आपको दे रखा होगा पूरा ए यू जी करके, CTU करके, फिर ऐसे करके पूरा सीक्वेंस लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर 3 3 वर्ड लिख दिए, A यू करके, UAC कुछ कुछ करके ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे 3 3 के ग्रुप बनेंगे, है ना। ये देखो, और देखो ग्रुप कैसे बनेंगे, एक लेटर आपको यहाँ से उठाना है, तो एक यहाँ से उठाना है, एक यहाँ से उठाना है, एक यहाँ से उठाना है। ठीक है, इसका मैं अभी आपको डायग्राम बता दूंगी कि ये कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो 3 3 के वो बन गए सीक्वेंस। ठीक है, ये 3 3 की सीक्वेंस बन गई। छोड़ो, अभी रुको, मैं आपको यही ना डायग्राम दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड रुको। इतना कंफ्यूज नहीं रखना, हाथों हाथ ही इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, हाथों हाथ अभी देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात। देखो, दिख रहा है सबको, इज इट विजिबल टू एवरीवन। देखो, अब चीज क्या हो रही है यहाँ पे, मैंने क्या बताया था। दिख पा रहा है सबको। देखो, तो आपने देखा होगा, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ना 3 तरीके से देखा जाता है। ये 1 सेकेंड, सॉरी, ये देखा जाएगा फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, एनसीईआरटी में देखोगे थर्ड लेटर। तो देखो, फर्स्ट लेटर में मतलब ये वाला, सेकेंड लेटर में ये वाला, और थर्ड लेटर में ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या है, यू, सेकेंड लेटर क्या है, यू, थर्ड लेटर क्या है, यू। तो ये बन गया एक सीक्वेंस। फिर सी, यू सी, फिर ए, ए, जी, जी। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आते हैं हम, यू सी यू, यू सी यू, यू सी सी, ए, UCG, ये बन गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, UAU, UAC, UAA, UAG। ठीक है, ये बन गया। फिर अब हम यहाँ पे आते हैं, UGU, पहला बन गया, UGC, दूसरा बन गया, UGA, ये तीसरा बन गया, UGG, ये बन गया। तो ऐसे ना देखो, सारे करते गए और सबको अलग अलग नाम दे दिया। लाइक यू को PHE से डिनोट कर दिया। ठीक है, UUC को भी PHE से डिनोट कर दिया है। फिर यहाँ पे ना बहुत सारे कॉमन नाम है। देखो, यहाँ पे 4 सीक्वेंस दे रखी है और चारों को ना SCR से डिनोट किया गया है। लाइक यहाँ पे चारों सीक्वेंस अलग है और इसको PRO से डिनोट किया गया है। तो ये थी हमारी जेनेटिक कोडिंग, ये जो यूनिवर्सल है। तो इसको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है कि UAA जुड़ेगा तो ऐसा होगा, ये जुड़ेगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन।
क्लियर ना? क्लियर टू एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर? ओके ओके, ठीक है। तो अभी ना हमने बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारे, लाइक वो कैटेलाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक एंजाइम आप जो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिविरो ओका एंजाइम। कौन सा? सिविरो ओका एंजाइम। तो ये इसका वर्क क्या है, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज भी कहा जाता है, कंफ्यूज ना होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिर्फ नीट में ही नहीं, एम्स में भी पूछ लिया जाता है। बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट में दे रखा है, पर बिकॉज इसका नाम हार्ड है तो बच्चे इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी से। इनका दिमाग में बैठ नहीं पाता, उनको लगता है हार्ड है, तो इसीलिए ये उठा के नीट में नहीं, सिर्फ एम्स में भी दिया जाता है। ठीक है, तो सेवेरो ओका एंजाइम, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? हेल्पफुल इन polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। कुछ नहीं कर रहा, बस ये याद रखो कि जो आरएनए का पॉलीमराइजेशन का काम जो हम कर रहे हैं ना इतनी देर से, कि आरएनए को पॉलीमराइज करना है, आरएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, वही काम कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में बनाएगा, अच्छे से बनाएगा, बस इतना सा काम है सेवेरो ओकरा एंजाइम का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब हमारे पास ना देखो तीन तीन का पेयर्स आ चुका है, लाइक ए टी यू। हमारे को कोडिंग पता पड़ चुकी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब हमें पता पड़ चुका है। ठीक है, तो अब चीज ये है, हमें ये पता पड़ चुका है अमीनो एसिड की कोडिंग किसके साथ होने वाली है, किसके साथ नहीं होने वाली है, जेनेटिक कोड्स हमें पता पड़ चुके हैं। बात ये है कि हमें ये सब पता होने के बाद भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल तो होना चाहिए ना, जो एक आरएनए है, ये आरएनए है और ये हमारे पास कोड्स है। इस कोड्स को यहाँ पे लाके कोई लगाए, इनसे कोई चिपकाए, वो कोई अडेप्टर का काम करे, तो वो हमें मॉलिक्यूल चाहिए था। तो वो था टीआरएनए, द अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो ये क्या कर रहा है वो देखो। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम था? फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने दिया अडेप्टर मॉलिक्यूल, और अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है? टीआरएनए। ठीक है, तो ये टीआरएनए क्या करता है? ये ना टीआरएनए बहुत 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 स्मार्ट इंसान है। एक तरफ से इसका एक हाथ से क्या करता है, कोड रीड करता जाता है, AUTG, एक तरफ से कोड रीड करता जाएगा और दूसरी तरफ से अमीनो एसिड को बाइंड करता जाएगा। ठीक है, एक तरफ से अपने आप की तरफ अमीनो एसिड को चिपका रहा है, दूसरी तरफ से कोड को बाइंड करता जा रहा है, तो ना दोनों काम करता है। ठीक है, तो वन हैंड रीड द कोड, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इसका, है ना, अडेप्टर मॉलिक्यूल का, एंड वन हैंड would bind to specific amino acid। क्लियर है सबको? तो बिफोर जेनेटिक कोड वॉज पॉस्टुलेटेड, जब ये जेनेटिक कोड नहीं आए थे, ठीक है, जब ये जेनेटिक कोड नहीं आए थे ना, उससे पहले ना टीआरएनए को क्या बोला जाता था? उससे पहले टीआरएनए को क्या बोला जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। उससे पहले बोला जाता था एसआरएनए। क्या बोला जाता था? एसआरएनए। और एसआरएनए क्या है? सॉल्युबल आरएनए। तो ये एक ही चीज के ना अलग अलग नाम है जो इंसान को इतना कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या था? टीआरएनए को ही एसआरएनए बोला जाता है। एसटी एसटी टीएस जो याद रखना है याद रख लो, टीएस एसटी एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब जो टीआरएनए हैज एंटी कोडॉन, मतलब देखो कोड तो ये हो गए, देखो कोड हो गए ATU जो ऑलरेडी है। टीआरएनए के पास क्या है? एंटी कोडॉन है, मतलब इसके अगेंस्ट में आने वाले कोड्स हैं। जैसे A के सामने U आएगा, T के सामने जो भी आना है, U के सामने A आएगा, G के सामने C आएगा,
तो टीआरएनए के पास क्या है, एंटी कोडॉन से कोड के लिए, ठीक है। और साथ में क्या है, ये मैंने ऊपर बता ही दिया, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। क्लियर है सबको। अब इतने सारे अमीनो एसिड होते हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, तो एक बात याद रखना कि सारे के सारे अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए अलग होगा। टीआरएनए ना बहुत स्पेसिफिक है, हर अमीनो एसिड के लिए अलग होता है। क्लियर है सबको। और जैसे फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन के लिए जैसे कोई भी प्रोसेस शुरू करवाना है ट्रांसलेशन वगैरह का, तो उसके लिए जो टीआरएनए की जरूरत पड़ता है ना, उसको बोलते हैं इनिशिएटर, टीआरएनए। जब भी ट्रांसलेशन अभी शुरू होगा, जब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, तो जो टीआरएनए शुरू करवा रहा है इनिशिएशन, उसको बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, तो अगर कोई चीज स्टार्ट हुई है तो वो रुकेगी भी, तो इनिशिएटर टीआरएनए क्या करवा रहा है, इनिशिएशन। तो एक टीआरएनए के लिए ना फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन भी होता है, मतलब जहां पे जैसे कोड आ गया कोई AUG GUA वॉट एवर, कोई सा भी कोड हुआ, ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने, है ना। तो एक स्टॉप कोडॉन भी होता है। क्लियर है सबको। स्टॉप कोडॉन भी होता है और एक होता है इनिशिएटर टीआरएनए। और ये जो टीआरएनए है ना, ये जो स्टॉप कोडॉन वगैरह है, इन्वर्टेड एल शेप। ये जो टीआरएनए है ये दिखता कैसा है, इन्वर्टेड एल शेप जैसा। रुको, अब एक सेकंड मुझे टाइम दो। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ कि उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। काफी अच्छा एक डायग्राम मिला है मुझे एक्चुअली। ये बताइए, ये जो डायग्राम वगैरह वाले चीज है ना, ये सारे सिर्फ इसी सेशन में चलती है, बाकी तो ऐसा कहीं चल ही नहीं पाता। ठीक है, मैम मेरा डाउट, मैम 5 का क्या फंक्शन है, मैम 5R, एक सेकेंड लेते हैं, सब लेते हैं। ये सब आने वाला है, ये सारे जो HNRNA है ना, ये HNRNA हीट्रोजिनस, जो अपन ने HNRNA बोल रही है ना इफ्रा, ये आगे जाके ट्रांसलेशन में अपन को इसी को कन्वर्ट करना है मिच्योर फॉर्म में। ठीक है, और ये जो 5RNA है ना, ये भी मतलब सब यूनिट के हिसाब से है। अभी अपन पढ़ते हैं राइबोसोमल में ना, एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक है, ये अभी आएगा। ठीक है, आप उसका टेंशन ना लो। तो ये तब आएगा पूरा कि इसका क्या फंक्शन होता है, पूरा फंक्शन आएगा कि जो लार्ज सब यूनिट होता है, लेट से 5 वाला, उसका क्या फंक्शन होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो। ठीक है इफ्रा, वो भी आएगा, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। मानस, ठीक है, देखो ये डायग्राम देख पा रहे हो, तो ये है हमारा क्या, क्या है हमारा ये, इस तरीके से ना हमारा कुछ ट्रांसलेशन चलेगा, हमारा इस तरीके से ट्रांसलेशन चलेगा। देखो मैंने क्या बोला था, ये mRNA है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है,
ये वाला जो यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है? बताओ क्या है ये क्या है? ये डायग्राम क्या दिख रहा है आपको? अरे ग्रुप की बातें बाद में करना, पहले ये बताओ ये क्या है? सर पकड़ के बैठ जाऊंगी मैं अगर किसी ने नहीं बताया तो। ये क्या है? वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड वेरी गुड। ये है टी आर एन ए। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। ये जूबिया तो घुस के मारूंगी फोन में अभी। ठीक है। जूबिया, ठीक है। ये है टीआरएनए, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखो टीआरएनए में एक होता है ये डी लूप, एक होता है ये टी लूप। अब मैंने क्या बोला था, एक है ना ये डबल काम करता है, यहाँ से ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता जाता है और यहाँ पे ये एंटी कोडॉन है। और देखो एमआरएनए पे कोडॉन्स पहले ही प्रेजेंट है, लाइक ए जी यू। तो यहाँ पे टीआरएनए क्या कर रहा है, इसके अपोजिट में, जैसे स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं दिख रही होगी। मैंने शेयर ही नहीं की थी, कहाँ से दिखेगी आपको? ठीक है, अब दिख रही होगी। तो देखो, ठीक है, तो ये रहा टीआरएनए। अब ये देखो मैंने क्या बोला, टीआरएनए के पास क्या है, एंटी कोडॉन है और यहाँ पे कोडॉन है। तो एमआरएनए, ये देखो जो हमारे पास एमआरएनए जो बन चुका है, ये एमआरएनए जो है इसके पास कोडॉन तो पहले प्रेजेंट है, बट टीआरएनए ये जो दिख रहा है ना, इसके पास एंटी कोडॉन है, ये इसके अपोजिट, कोडॉन के अपोजिट कोड लाके दिलाता है। ये सबको क्लियर है? अब ये देखो टीआरएनए कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखो ये यहाँ से अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, अमीनो एसिड को यहाँ से एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे इसका एंटी कोडॉन है, ये एमआरएनए है और ये कोड है। जैसे ए के अपोजिट यू आता है, जी के अपोजिट सी आता है, यू के अपोजिट। तो एक तरफ से ये एंटी कोडॉन, मतलब एक तरफ से कोडॉन के अपोजिट कोड करता जाएगा और एक तरफ से अमीनो एसिड को लेता जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो कंफ्यूजन। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा है, एक बार देख लो। आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज हमने ना बेसिक चीज ही देखी है कि मतलब ये जो प्रोसेस है, एक तो बैक्टीरिया में कुछ भी नहीं होता है। जो हमने देखा था वो बेसिकली यूकैरियोट्स में देखा था। इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, सबका काम अलग अलग है। और कॉम्प्लेक्सिटी जो दूसरी आती है वो ये आती है कि यार मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि समीर और अंजलि जैसे बच्चे, एक शैतान और एक बहुत सीधा साधा बच्चा एक साथ रह रहा है। तो सीधे बच्चे को चाहिए कि मैं अकेले ही रहूं। तो देखो सीधे बच्चे ने क्या किया, ना समीर को बोला कि नहीं, समीर को बोला कि आप बाहर जाके रहो। तो उसके लिए हमने स्प्लाइसिंग की गई। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हुई वो उसको क्लियर कैसे किया गया, इनका जो समीर और अंजलि का जो अलग होने का कार्यक्रम था वो 3 फेज में हुआ। पहला फेज था स्प्लाइसिंग, दूसरा फेज था क्या नाम था, कैपिंग, और तीसरा था टेलिंग।
ठीक है, क्लियर है सबको? कैपिंग, स्प्लाइसिंग, केपिंग और टेलिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग में क्या किया गया, एक्सॉन इंट्रॉन्स को बाहर निकाला गया। केपिंग में मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाके ऐड किया फिफ्थ एंड पे, और टेलिंग पे एडिनाइल रेसिड्यू को ऐड किया। क्लियर है सबको? अब जो HNRNA है वो फुली प्रोसेस्ड हो चुका है, अच्छा खासा बन चुका है। तो अभी बन चुका है तो क्या करें, जेनेटिक कोड्स आना जरूरी है। तो जेनेटिक कोड्स का मैंने आपको डायग्राम बताया, ये देखो 64 है, ये टोटल कितने हैं, 64 है ये। अभी जैसे एक साइंटिस्ट ने बताया था 3-3 का गैप, और इन सबको ना यूनिवर्सल एक नाम दे दिया गया। तो जैसे अब आपको पता है यू यू यू, तो आप इसके अकॉर्डिंग पता करवा सकते हो ना कि इसके सामने जैसे आपको यू 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 दे दिया है तो इसके सामने कौन सा लाना है। जैसे यू के सामने ए आता है तो ए आएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। नाउ एक कोई एंजाइम है सेवेरो ओका एंजाइम, इसके बारे में जाना था। और हमने आज जाना है बस एक tRNA के बारे में, जो कि है अडेप्टर मॉलिक्यूल। कि भैया अगर कोई कोडॉन है तो उसको जाके किसी से चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, mRNA जो बना है लाइक दिस वन, ये जो mRNA है, इस mRNA से इसको इन दोनों को चिपकाना है। तो इन दोनों को चिपकाने के लिए कौन काम करता है, ये करता है tRNA। ठीक है, क्लियर है? तो tRNA के पास दो चीजें हैं, एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है और एक एंटीकोडॉन एंड है। अब जो चीज है कि अमीनो एसिड एक्सेप्टर क्यों है, वो क्या करता है, वो सारा हमारा ना ट्रांसलेशन में चलेगा। अमीनो एसिड वाला पार्ट यानी प्रोटीन, अमीनो एसिड बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का बनना किस में आएगा, ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन अब जो पूरा है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज बस हमें इतना ही करना था। तो आज वाला लेक्चर सबको क्लियर है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं स्लाइड चला रही हूँ, जिसको एसेस लेना है एक बार ले लो। देखो स्लाइड 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 11। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन?